सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है डीसी यादव और आप सभी लोगों का DCIS इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 24 जून 2025 का करंट अफेयर्स, जो ISPCS जैसे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथियों, 24 जून 2025 के अंतर्गत हम जिन प्रमुख खबरों का अध्ययन करेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, उसमें शामिल है परमाणु बम और क्लस्टर बम। जानेंगे दोनों में क्या अंतर है। साथ ही ऑपरेशन सिंधु के बारे में चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के अध्ययन करेंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सुर्खियों में इसका अध्ययन करेंगे। जानेंगे माझी वसुंधरा अभियान 6.0 की शुरुआत किस राज्य ने की है और इसका संबंध किससे है। उड़ीसा का बौद्ध जिला की सुर्खियों में इसका अध्ययन करेंगे और सबसे अंत में अध्ययन करेंगे हम साथियों ओलंपिक दिवस का। आइए बारी बारी से एक एक का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लस्टर बम की। क्लस्टर बम साथियों सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में अमेरिका के B2 स्टील बॉम्बर्स ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्डो, नताज और इस्पान पर क्लस्टर बम से बमबारी की। इस सैन्य कार्रवाई को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया गया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी तनाव उत्पन्न हो चुका है। सवाल किस तरह पूछा जाएगा? सवाल इस तरह पूछा जा सकता है कि B2 स्टील बॉम्बर्स किस देश का एक बॉम्बर्स है? USA का है, अमेरिका का है। आपसे सवाल इस तरह भी पूछा जा सकता है कि सुर्खियों में रहा फोर्डो, नताज और इस्फान परमाणु ठिकाने किस देश में है? ईरान में। आपसे इस तरह भी सवाल पूछा जा सकता है, सुर्खियों में रहा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का संबंध किससे है? तो इस तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं आपसे। जिन 3 ठिकानों पे अमेरिका ने बमबारी की ईरान में, वो है फोर्डो, जो ईरान का भूमिगत परमाणु संयंत्र है। सबसे ज़्यादा चर्चा साथी उसी की है क्योंकि ये पहाड़ियों में सुरंगों में लगभग 300 फीट नीचे स्थित है। इसके अलावा नताज की बात करें, ये यूरेनियम संवर्धन केंद्र है ईरान का, और इस्फान जो परमाणु अनुसंधान सुविधा केंद्र है। 4 परमाणु ठिकाने हैं ईरान में। एक रूस के द्वारा विकसित किया जा रहा है। जो रूस के द्वारा विकसित किया जा रहा है उस पर अमेरिका ने कोई बमबारी नहीं की, उसके आसपास भी बमबारी नहीं की है। यानी इससे आप समझ सकते हो कि यदि आपके पास ताकत है तो सामने वाला टकराना नहीं चाहता। शायद इसीलिए ईरान अपने आप को न्यूक्लियर स्टेट बनाने में लगा हुआ है। अगला प्रमुख खबर है क्लस्टर बम होता क्या है। तो साथियों, क्लस्टर बम एक प्रकार का विस्फोटक हथियार होता है जिसमें एक बड़ा बम अनेक छोटे छोटे उप बम को हवा में फैलाकर एक विस्तृत क्षेत्र में गिराता है। ये उप बम व्यापक स्तर पर क्षति पहुंचाते हैं, कई बार बिना फटे जमीन पर भी रह जाते हैं और वर्षों तक खतरा बना रहता है। इन्हें आमतौर पर सैन्य ठिकानों, वाहनों, सघन सैनिक जमुआड़ों को निशाना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। साथियों, इस पे एक संधि के तहत रोक लगाया गया है, लेकिन वही है कि जो सुपर पावर है उनके लिए नियम कानून मायने नहीं रखता। किस तरह यूनाइटेड नेशन जैसे या अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जैसे मुखदर्शन बने हुए हम सभी जानते हैं, तो ये कई सालों तक ज़मीन में दबे पड़े रहते हैं। ये कब विस्फोट हो जाए, कौन इसकी तबाही का मंजर किसके लिए साबित हो जाए, कोई नहीं कह सकता। साथियों, अगली प्रमुख खबर है परमाणु बम, न्यूक्लियर बम। न्यूक्लियर बम इसलिए चर्चा में साथियों क्योंकि हाल ही में रूस ने बयान दिया है कि यदि पश्चिमी देशों द्वारा ईरान पर हमला किया जाता है या पश्चिमी देश ईरान पर हमला करते हैं तो कई देश ईरान को परमाणु हथियार देने को तैयार हैं। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, जिससे यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। परमाणु बम क्या होता है? तो परमाणु बम एक अत्यंत शक्तिशाली हथियार होता है जो नाभिकीय अभिक्रिया यानी न्यूक्लियर रिएक्शन पर आधारित होता है। ये 2 प्रकार की प्रतिक्रियाओं पर कार्य करता है साथियों। एक नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिजन और एक नाभिकीय संलयन। परमाणु बम बनता कैसे, अगर इसकी बात करें तो परमाणु बम के निर्माण के लिए 2 प्रमुख पदार्थों का प्रयोग होता है। एक यूरेनियम 235 का
एक प्लेटोनियम 229 का। साथियों, इसके बाद नाभिक के विखंडन की जो प्रक्रिया होती है, इसमें जब यूरेनियम 235 या प्लेटोनियम 239 के नाभिक पर न्यूट्रॉन टकराता है तो वह विभाजित हो जाता है, जिससे विशाल मात्रा में ऊर्जा और 2-3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं। निकले हुए न्यूट्रॉन अन्य नाभिकों से टकराते हैं और प्रतिक्रिया को तेजी से फैलाते हैं, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। साथियों, एक परमाणु बम में मौजूद जो यूरेनियम 225 होता है वो लगभग 1% का हिस्सा ही होता है, जो वास्तव में विस्फोट में प्रयोग किया जाता है। इतनी कम मात्रा में यह भी बम कई किलोटन TNT के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है। साथियों, हीट ब्लास्ट रेडिएशन की अगर हम बात करें तो परमाणु विस्फोट में 3 प्रकार के प्रभाव होते हैं। एक तापीय ऊर्जा होता है जो हजारों डिग्री सेल्सियस पर होता है। एक दाब तरंग होता है यानी ब्लेस्ट वेव होता है जो कई किलोमीटर तक सब कुछ नष्ट कर देता है। और तीसरा होता है रेडिएशन विकिरण, लंबे समय तक इसका घातक प्रभाव देखा जा सकता है। जैसा कि जापान में जब 9 अगस्त और 6 अगस्त को नागासाकी हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में बमबारी की गई, तो देखा गया कि इसका जो रेडिएशन है ये कई सालों तक जापान झेलता रहा। आज भी जापान एक पानी को बांध के रखा है, वो प्रशांत महासागर में नहीं छोड़ना चाहता है। हालांकि ये भी कुछ सालों पहले सुर्खियों में था कि कब तक रोक के रखेगा। खतरा ये है कि अगर पैसिफिक ओशन में जाता तो पूरी दुनिया भर में परमाणु रेडिएशन का खतरा फैल जाएगा। नियंत्रण और ट्रिगर सिस्टम की बात करें तो परमाणु बम में एक इग्निशन डिवाइस होता है साथियों, जो प्रतिक्रिया की शुरुआत करता है, जैसे गन टाइप डिजाइन, इम्प्लोजन टाइप डिजाइन होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में क्या है साथियों, सबसे पहले बात करते हैं क्लस्टर बम की, जिसकी मैंने बात की थी। तो 2010 में कन्वेंशन ऑन द क्लस्टर बम में कई देशों ने इस पर प्रतिबंध लगाया था। परमाणु बम की बात करें तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है NPT, जो देशों के लिए लागू है, जो ये कहती है कि जो नाभिकीय ऊर्जा है यानी जो परमाणु ऊर्जा है उसको कम किया जाए। साथियों, NPT पे भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है। अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंधु की। ऑपरेशन सिंधु जो है सुर्खियों में क्यों है, क्योंकि हाल ही में भारत सरकार ने ईरान में चल रहे युद्ध जैसी स्थिति के बीच वहां फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की। तो ये सवाल आने वाले समय में आपके स्टेट PSC जैसे बिहार PCS, झारखंड PCS, छत्तीसगढ़ PCS, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड जैसे राज्यों में पूछे जा सकते हैं। SSC, बैंकिंग, रेलवे में भी ये सवाल पूछा जा सकता है। साथ ही UPSC में पूछे जाने की भी संभावना बनी हुई है। भारत ने विगत वर्षों में जो ऑपरेशन चलाया है उसकी अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेशन गंगा की। 2022 में ऑपरेशन गंगा भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। ये यूक्रेन जब रूस का युद्ध स्टार्ट हुआ था तब चलाया गया था। यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान फंसे लगभग 20,000 से अधिक भारतीय छात्रों को यूक्रेन के सीमावर्ती देशों जैसे रोमानिया, पोलैंड, हंगरी से निकाला गया ऑपरेशन गंगा के तहत। तो ये पूछ सकता है ऑपरेशन गंगा मिशन किससे संबंधित था। अगला मिशन है साथियों ऑपरेशन वंदे भारत, इससे हम सभी परिचित हैं। 2020 में जब कोविड-19 पूरी दुनिया भर में फैली तो भारत ने 60 लाख से अधिक अपने नागरिकों को भारतीयों को हवाई तथा समुद्री मार्ग से भारत वापस सुरक्षित लाया और इसे नाम दिया गया था ऑपरेशन वंदे भारत। यहाँ से साथियों सवाल पूछा जा चुका है। अगला है ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन राहत को साथियों 2015 में चलाया गया जब यमन में गृह युद्ध छिड़ गया था। सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच युद्ध हुआ, हम सभी जानते हैं। और उस समय वहाँ से यमन से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन राहत की शुरुआत की थी, जब भारतीय वायुसेना नौसेना की मदद से लगभग 4,640 भारतीयों और 960 विदेशी नागरिकों को यमन से बाहर निकाला गया था। अगला है ऑपरेशन मैत्री। 2015 में जब नेपाल में विनाशकारी भूकंप आया था तो वहाँ पर राहत सामग्री पहुँचाई गई थी भारतीयों के द्वारा और नेपाल में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस निकालने के लिए ऑपरेशन मैत्री चलाया गया था। लेकिन ऑपरेशन मैत्री का जो प्रमुख कार्य था साथियों वो था भूकंप से त्रस्त हुए नेपाल को मदद देना। इस तरीके से हमने तुर्की में जब भूकंप आया था तो ऑपरेशन दोस्त चलाया था, लेकिन तुर्की ने दोस्ती का क्या शिकवा गिला पेश किया हम सभी जानते हैं। दोस्ती के बदले उसने पाकिस्तान का साथ दिया।
हम सभी जानते हैं। अगला है ऑपरेशन सुरक्षित वापसी। ये साथियों जब लीबिया में गृह युद्ध छिड़ गया था 2011 में, सवाल आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं, आपका देखिए ज्ञान का दायरा इससे बढ़ सकता है कि लीबिया का गृह युद्ध कब हुआ, 2011 में हुआ। आपके पास ये नॉलेज हो सकता है। ऑपरेशन सुरक्षित वापसी किससे संबंधित था, तो लीबिया गृह युद्ध में भारतीयों की वापसी के लिए, जहां 15,000 भारतीयों को हवाई तथा समुद्री मार्ग से निकाला गया था। अगला है साथियों ऑपरेशन ब्लॉसम। ये 2011 में ही चलाया गया। ये ट्यूनीशिया में चलाया गया क्योंकि जब अरब क्रांति के दौरान राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई तो टाटा स्टील के कई भारतीय कर्मचारियों को वहाँ से सुरक्षित निकाला गया, क्योंकि टाटा कंपनी वहाँ पर ट्यूनीशिया में काम कर रही थी। एक है ऑपरेशन कुश, 2006 में चलाया गया। लेबनान इजराइल का जब युद्ध शुरू हुआ था तब भारतीय नौसेना द्वारा लगभग 2000 भारतीयों को बेरूत से निकाला गया था। एक महत्वपूर्ण है एयरलिफ्ट, इस पे अक्षय कुमार की मूवी आई थी, याद होगा आपको एयरलिफ्ट। 1990 में साथियों कुवैत वापसी, जब इराक द्वारा कुवैत पे कब्जा कर लिया गया था 1990 के दशक में, 1990-91 की बात है, तब भारतीय वायुसेना और एयर इंडिया के सहयोग से लगभग 1,70,000 से अधिक भारतीयों को निकाला गया था और इसे विश्व का अब तक सबसे बड़ा नागरिक निकासी अभियान माना जाता है। इसीलिए एयरलिफ्ट जो मूवी आई थी अक्षय कुमार जी की, वो इसी पे आधारित थी साथियों। अगली प्रमुख सुर्खियां हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये सुर्खियों में इसलिए क्योंकि हाल ही में IAEA की एक विशेष तकनीकी टीम को ईरान के फोर्दो इस्फान परमाणु स्थलों का निरीक्षण करने के लिए भेजा गया है। यह निरीक्षण अमेरिका द्वारा किए गए हालिया सैन्य हमले के बाद किया गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि ईरान की परमाणु गतिविधियाँ कितनी सुरक्षित और नियंत्रण में हैं। इस घटना ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और वैश्विक परमाणु निगरानी व्यवस्था को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चिंता बढ़ा दी है साथियों। ये सिर्फ मूक दर्शन बने हुए हैं। आजकल यूनाइटेड नेशन, IAEA जैसे जो प्रमुख संगठन हैं, ये सिर्फ तमाशा देख रहे हैं और दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। बात करते हैं IAEA की, तो इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुई थी। ये संयुक्त राष्ट्र की एक स्वायत्त एजेंसी है और इसका मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। वर्तमान में जिसके निदेशक हैं वो हैं राफेल ग्रोसी, वे अर्जेंटीना से हैं और 2019 से इस पद पे बने हुए हैं साथियों। इसका उद्देश्य है परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना, परमाणु तकनीकी को हथियारों में बदलने से रोकना, सदस्य देशों को तकनीकी सहायता, सुरक्षा मानक तथा प्रशिक्षण देना। और इसका प्रमुख कार्य साथियों कि सदस्य देशों के परमाणु कार्यक्रमों की निगरानी करना, परमाणु संयंत्रों का निरीक्षण और सत्यापन करना, नाभिकीय सुरक्षा से संबंधित दिशा निर्देश को जारी करना और संकट में परमाणु संयंत्रों की आपातकालीन सहायता प्रदान करना। साथियों कुछ प्रमुख संधियां और समझौते हुए इससे संबंधित। सबसे पहले बात करेंगे NPT की। हालांकि भारत ने, हमने बताया कि इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। ये 1968 में शुरुआत की गई। इसका पूरा नाम है परमाणु अप्रसार संधि और हथियारों के प्रसार को, परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना इसका काम है। कंप्रिहेंसिव सेफगार्ड्स एग्रीमेंट यानी CSA, ये एक समझौता है जो निरीक्षण और सत्यापन से संबंधित है। एडिशनल प्रोटोकॉल है AP, ये विस्तृत निगरानी सूचना तक पहुंच का अधिकार देता है। एंड JCPOA 2015 में समझौता हुआ। ईरान वैश्विक शक्तियों के बीच समझौता किया गया था जब ये बात थी जो अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा साहब थे। हालांकि अब तो इसका कोई अस्तित्व रहा ही नहीं और 2025 तक IAEA के लगभग 178 सदस्य देश हैं। भारत AIE का संस्थापक देश है, तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रमुख खबर है साथियों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। सुर्खियों में क्यों? ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम में। यह पुरस्कार वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा प्रदान किया गया और ये इसलिए दिया गया है कि ताकि ग्रामीण दूरदराज क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान और बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने में काफ़ी भूमिका निभाई है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। साथियों लगभग डोर स्टेप बैंकिंग सेवा के तहत इसने तकनीकी नवाचार और 13,000 भारतीय भाषाओं में शुरुआत की उपलब्धता
इसकी बहुत सराहनीय रही है और यह सामान इसके वित्तीय समावेशन या फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। अब बात करते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की। तो इसकी स्थापना वर्तमान एनडीए सरकार ने 1 सितंबर 2018 को की थी, जब ये पिछली टर्नओवर था मोदी जी का, तब इसका स्थापना किया गया। यह बैंक भारत सरकार के संचार मंत्रालय के अधीन डाक सेवा विभाग के द्वारा कार्य कर रहा है, वित्त मंत्रालय के अधीन नहीं है। ये सवाल ऐसे आपसे फंसाया जा सकता है साथियों। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान में प्रबंध निदेशक यानी डायरेक्टर और सीईओ हैं जे वेंकटू रामू। इसका उद्देश्य देश के हर नागरिक को सरल, सुलभ और किफ़ायती बैंकिंग सेवा प्रदान करना है। अब बात करते हैं हम माझी वसुंधरा अभियान 6.0 की। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र के पर्यावरण और जल परिवर्तन मंत्री माझी वसुंधरा अभियान 6.0 की औपचारिक शुरुआत की अर्जुन मुंडा के द्वारा साथियों किया गया है ये, और जो राज्य भर में पर्यावरण चेतना, जन भागीदारी और स्थानीय स्तर पर राहत कार्यों को बढ़ावा देने के लिए, हरित कार्यों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है साथियों। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी, जब बॉम्बे राज्य अलग हुआ था और 2 नए राज्य बने थे, महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र में 6 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं जहां से सवाल बार बार पूछे जाते हैं। टडोबा राष्ट्रीय उद्यान है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, गंगामल राष्ट्रीय उद्यान है, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और एक राष्ट्रीय उद्यान अभी प्रस्तावित है जिसका नाम है चौराकोली राष्ट्रीय उद्यान। साथियों, अगर बात करें राष्ट्रीय उद्यानों को, टोटल देश में 107 राष्ट्रीय उद्यान है वर्तमान में 2025 तक। पहला देश का जो राष्ट्रीय उद्यान था वो जिम कॉर्बेट था, जिसे 1936 में उत्तराखंड में स्थापित किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान। भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, लद्दाख में है, जबकि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान जो अंडमान निकोबार में है। भारत का सबसे नवीनतम जो राष्ट्रीय उद्यान है 107वां राष्ट्रीय उद्यान वो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा का है, तो इसे आप याद रखिएगा। यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है साथियों, उसमें 6 महाराष्ट्र में हैं। अजंता की गुफा जिसे 1983 में घोषित किया गया था, एलोरा की गुफाएं 1983 में, इसे भी यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। एलिफेंटा की गुफाएं, तो 3 गुफाएं, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, तीनों को 1983 में यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था और तीनों के तीनों ये महाराष्ट्र स्टेट के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो रेलवे स्टेशन है और उसको भी साथियों घोषित किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसके अलावा वेस्टर्न घाट को 2012 में घोषित किया गया था। विक्टोरियन गोथिक तथा आर्ट डेको परिसर को 2018 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। साथियों, टोटल जो देश में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इनकी बात करें तो 43 हैं, जिसमें 35 जो हैं वो कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और 1 मिश्रित है। खांगचेनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें इसी के अंदर साथियों स्थित है। कंचनजंगा मतलब आप मान लो सिक्किम में है ये, और इसे मिश्रित वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। साथियों, यूनेस्को विश्व धरोहर कार्यक्रम की शुरुआत 1972 में की गई थी यूनेस्को के द्वारा और यह विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर संरक्षण कन्वेंशन के तहत इसकी शुरुआत की गई और भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया था 14 नवंबर 1977 को। तो शुरुआत हुई थी 1972 में, भारत ने अपनाया 14 नवंबर 1977 को। टोटल भारत में अभी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की उनकी संख्या है 43, जिसमें 35 जो हैं सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। साथियों, पहली बार इनको घोषित किया गया था 1983 में, जिसमें हमने बताया कि अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और एलिफेंटा की गुफाएं मैंने बताई थी। इसके अलावा आगरा का किला और ताजमहल, ये साथियों जो 4 हैं इनको पहली बार यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। सबसे जो नवीनतम है जो 43वें नंबर का है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये असम का है। मोडम्स जो वहाँ के जो राजा थे होमो, उनका ये एक तरीके से आप मान लो कि मकबरा है, तो उसे 26 जुलाई 2024 को 46वें विश्व धरोहर समिति बैठक में देश का 43वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो ऐसे सवाल यूपीएससी स्टेट पीएससी में सीधे पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें आप जरूर तैयारी करिए। इनका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं साथियों। अब बात करते हैं हम बौद्ध डिस्ट्रिक्ट की। ये उड़ीसा में है। सुर्खियों में इसलिए क्योंकि पहली बार ये साथियों रेल नेटवर्क से जुड़ा है। हम
ये आज भी सोच से परे है कि भारत का ऐसा कोई ज़िला भी है जो इस समय रेल से नहीं जुड़ा था। तो आप हमको पता चला है कि बौद्ध जिला जो था अब तक उड़ीसा का, ये रेलवे कनेक्टिविटी से दूर था। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2750 करोड़ रुपए की लागत से रेल परियोजना की आधारशिला रखी है, इसलिए साथियों सुर्खियों में था। बात अगर हम उड़ीसा की करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी जी, जो बीजेपी से हैं। वर्तमान में राज्यपाल हैं रघुवर दास जी। साथियों ये है उड़ीसा। उड़ीसा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश की सीमा को साझा करता है। आप ये देखोगे वेस्ट बंगाल को, इधर झारखंड को, आंध्र प्रदेश को, इसके अलावा हाँ आंध्र प्रदेश को, ये इन सीमाओं को स्पर्श करता है। तो ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। पूरे देश में जितने भी स्टेट हैं आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट किस किस स्टेट की सीमाओं को साझा करता है। ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आप 10 दिन का समय लीजिए और 10 दिन में धीरे धीरे करके आप पूरे देश के स्टेट को याद कर सकते हैं। आप वेस्टर्न घाट से स्टार्ट कीजिए, ईस्टर्न घाट से स्टार्ट कीजिए, पाकिस्तान सीमा से, चाइना सीमा से, कहीं से, म्यांमार सीमा से स्टार्ट कीजिए, लेकिन 10 दिन के अंदर आप इसे याद करने का अपना एक टारगेट तय कीजिए। साथियों बात अगर हम उड़ीसा के प्रमुख बंदरगाह की करें तो पारादीप बंदरगाह है जो सबसे बड़ा तथा केंद्रीय बंदरगाह है उड़ीसा का। आपसे पूछा जा सकता है पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है। धमरा बंदरगाह उड़ीसा में है। गोकलपुर बंदरगाह जो खनिज व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। और धमरा बंदरगाह साथ ही एक निजी बंदरगाह है, प्राइवेट बंदरगाह है जो अडानी समूह के द्वारा शुरू किया गया है। प्रमुख द्वीप की बात करें उड़ीसा में तो कलिजाई द्वीप जो चिल्का झील में है के अंदर स्थित है और इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि चिल्का झील के अंदर प्रसिद्ध द्वीप कौन सा है, तो कलिजाई द्वीप है साथियों। और नालबाना द्वीप है, ये भी चिल्का झील पश्चिम अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है। या आप ये कह सकते हो कि इसी द्वीप के आसपास में चिल्का झील बसा हुआ है। उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। अभी मैंने बताया सबसे जो लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान है वो सिमलीपाल घोषित किया गया उड़ीसा की है। ये मयूरभंज जिले में है साथियों। ये बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, साल के लिए प्रसिद्ध है। साल वृक्ष होता है साथियों। और ये बायोस्फीयर रिजर्व यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है जिसे यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त यानी सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा एक है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो केंद्रपाड़ा जिला उड़ीसा में है। ये खारे पानी के मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है साथियों। यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं और प्रवासी पक्षी यहाँ पर आते हैं। और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र जो है साथियों वो सुंदरवन है जो वेस्ट बंगाल में है। अब बात करते हैं विश्व ओलंपिक दिवस की। हर साल 23 जून को विश्व ओलंपिक दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी। और इसीलिए हर वर्ष साथियों 23 जून को जो है वो विश्व ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। हालांकि स्थापना इसकी 23 जून 1894 को हुई थी, लेकिन जो ओलंपिक दिवस मनाने की शुरुआत हुई वो 1948 से हुई। और इसका जो उद्देश्य साथियों ये खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, ओलंपिक भावना का प्रसार करना, स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहन देना है। साथियों ये था 24 जून 2025 के प्रमुख करंट अफेयर्स। आपको कैसा लगा जरूर बताइए। सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए। अभी तक DCIS इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।